जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब बल्कि डॉक्टर साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब आज आप डॉक्टर बन चुके हुए हैं और जिन लोगों को नहीं पता ये मैंने तस्वीर रखी हुई है कि तारड़ साहब जो हैं उनको डॉक्टरेट की डिग्री दी गई है ह्यूमन लेटर्स में के अंदर फ्रॉम वाशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी जो कि 1904 में अमेरिका के अंदर बनी थी। तारड़ साहब कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आप भी डॉक्टर तारड़ जो हैं वो कहलाए जा सकते हैं और कहे जा सकते हैं। बड़ी मेहरबानी चीमा साहब। मैं आई एम वेरी हम्बल और खासकर मैं समझता हूँ कि मेरे लिए इस बिग ऑनर, बड़ा एजाज है। और कई अगर देखने वालों को नहीं पता तो मैं ओरिजिनली मेरा जो प्राइमरी बिजनेस है डीलिंग विद डेवलपमेंटल डिसेबल पीपल, रिटार्डेशन, ऑटिज्म और सीनियर सिटीजन, फॉर प्रॉफिट सीनियर सिटीजन, फॉर नॉन प्रॉफिट। और मैं इसको वाकई ही इबादत समझ के ये काम करता हूँ। इसमें मेरा कोई लालच नहीं है, ना मैं इस बिजनेस में पैसे बनाने के लिए आया था। और मैं जब भी अक्सर अपना स्टाफ, हमारा स्टाफ है तकरीबन 500, 450, 500 लोगों का स्टाफ है। और मैं जब भी उनके सामने खड़ा होता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई ट्रीट देम लाइक माय फैमिली, मेरे बच्चों की तरह। और मेरे चीमा साहब, आपने देखा होगा कि जो मेरे मरीज हैं हमारे, वो मुझे सारे डैडी बुलाते हैं और मेरे लिए सबसे बड़ा आनर यही है कि मुझे खुदा ने ये मौका दिया है कि मैं उनको सर्व कर सकूं, एंड आई टेक इट वेरी सीरियसली, वेरी सीरियसली। बिल्कुल ठीक है। और ये उसी के ऑनर में उन्होंने मुझे ये अवार्ड की, पीएचडी की डिग्री भी जी, जी, बिल्कुल। मेरे 15 साल की, इस 15 साल तो ये है। इससे पहले भी मैं जिंदगी में अगर देखा जाए तो चीमा साहब, मैं ना गलत चीजों में बिलीव करता हूँ, ना मेरी आज से मेरे पूरे प्रोफेशनल लाइफ में मनी वाज नॉट एन ऑब्जेक्टिव। मेरा बॉटम लाइन कभी डॉलर नहीं हुआ था, पैसा नहीं हुआ था, और आज भी नहीं है। बल्कि मुझे कल परसों किसी ने पूछा कि व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव नाउ, तो मैंने कहा मेरा ऑब्जेक्टिव टुडे स्टिल सर्विंग, एंड मेरा ऑब्जेक्टिव इज माय लेगेसी। कि अब मैं एज आहिस्ता आहिस्ता उस साइड पे जा रहा हूँ कि मैं दुनिया में कुछ अच्छी यादें छोड़ के जाना चाहता हूँ ताकि लोग अच्छे तरीके से याद कर सकें। बिल्कुल सही कह रहे हैं तारड़ साहब। तारड़ साहब, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले तो पुतिन साहब जो हैं उन्होंने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की ड्रिल्स का ऐलान कर दिया है। तारड़ साहब, ये जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं ये छोटे वेपन्स होते हैं, शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर वेपन इन्हें कहा जाता है और ये बड़े कम पैमाने पे तबाही डालते हैं। एक तो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन है, एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है। खैर एनी हो वो तो एक टेक्निकल चीज़ है, लेकिन तारड़ साहब इसकी क्या पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है? आप अक्सर कहते हैं कि पुतिन जो है वो अमेरिका को और उसके इत्तेहादियों को गेज कर बैठा है कि ये कोई गल बात नहीं है। सो इसीलिए जब उसका दिल करता है वो न्यूक्लियर्स की बातें करना शुरू कर देता है, जब उसका दिल करता है वो कहता है मैंने न्यूक्लियर चला देने हैं। आप इस को कैसे देखते हैं तारड़ साहब? चीमा साहब, दो इस वक्त इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर दो सीरियस चीजें इस वक्त हुई हैं जो इस हफ्ते के अंदर आजकल में हो रही है। एक, आपने पुतिन साहब का टेक्टिकल एक्सरसाइजेस की बात की है, और दूसरा जो प्रेसिडेंट शी का फ्रांस जाना है। ये दो चीजों, हम दोनों पे बात करते हैं खासकर जी, जी। जी। कि और मैं यहाँ ये मेंशन करना चाहूंगा कि टेक्टिकल, इनको वॉर हेड कहा है। उनके पास इस वक्त रशिया के पास 1558 1558 न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं उनके पास। ओह! मैं पहले इस पे मैंने आज सोचा था कि इसके बारे में मैं कुछ जब लिख रहा था चीजें, तो इसके 5 चीजें पहले मैं आपके सामने 10 चीजें रखना चाहता हूँ इस वक्त, जो खासकर यूक्रेन वार के हवाले से हो रही है, पुतिन साहब के हवाले से उनका माइंडसेट क्या है, और उसके बाद इन चीजों को थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं। सबसे पहले इस वक्त यूक्रेन वार क्या है, खासकर वेस्ट, क्या वजह है कि यूक्रेन वार जो है वो अपने नताइज हासिल नहीं कर रही है। बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर्स अमेरिकन देने के बावजूद उनका कोई चीज, कुछ भी अगर देखा जाए तो जीरो है, कुछ में कोई अचीवमेंट नहीं है। और देखा जाए तो रशिया हैज अपर हैंड, रशिया इज विनिंग, रशिया विल विन, मैटर ऑफ फैक्ट। उसमें जो पहले नंबर पे सबसे बड़ी चीज है कि वो इन लोगों की हिस्ट्री है, यूक्रेनियन बीइंग करप्ट। करप्शन इस वक्त वहां पे पीक पे है इस वक्त। जिस तरह आपने देखा होगा अफगानिस्तान के अंदर भी गोस्ट सोल्जर थे। गोस्ट सोल्जर्स क्या थे कि रजिस्टर के ऊपर वो उनके नाम लिखकर अमेरिकन से तनख्वाहें ली जा रही थी, लेकिन उनका कोई नामो निशान नहीं था। ये पता चला आखिरी दिनों में जब तालिबान पहुंच चुके थे काबुल के पास, तो वो रजिस्टर देखे गए, वो चीजें देखी गई, तो अफगान सोल्जर तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, गोस्ट सोल्जर थे। इसी तरीके से ये जो यूक्रेन की वार है, ये सारी गोस्ट है। चीमा साहब, मैं इसका वाहिद चशमदीद गवाह हूं कि मैं रिसेंटली जब अबू धाबी और दुबई गया हूं,
तो हर ज़ुबान ज़द-ए-आम पर था कि सारा पैसा वहाँ से करप्शन का आ रहा है इस वक़्त यूक्रेन से, और वो दुबई और अबू धाबी के अंदर सारा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट हो रहा है, और ये अमेरिकन्स को भी पता है। ये कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, कोई नई डिस्क्लोज चीज कर रहा हूं, ये अमेरिकन्स को भी पता है कि करप्शन हो रही है, लेकिन ये उधर देखना नहीं चाहते कि ये खुद इन्वॉल्व है उस करप्शन। उसकी वजह यह है कि अमेरिका के अंदर अमेरिकन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स खुद करप्शन में इन्वॉल्व है। तो ये एक तो इसका सबसे बड़ा, जिन जिन जंगों में या जिन अजाइम में करप्शन इन्वॉल्व हो, जंगें जीती नहीं जाती। ये बहुत अरसा पहले चाइनीज आर्मी जनरल जो जिन्होंने किताब लिखी थी आर्ट ऑफ वार, उसके अंदर वो लिख गए, जब तक हर सोल्जर जंग लड़ने वाला उसको ये यकीन ना हो कि जो मैं जो जंग लड़ रहा हूं वो मैं उस पर हक बजाना हूं, जज्बों के साथ जंगें होती हैं, करप्शन के साथ जंगें नहीं जीती जाती। दूसरा इसका सबसे बड़ा एलिमेंट है कि यूरोप सीरियस ही नहीं है इसमें, यूरोप इस पर पैसे ही नहीं लगा रहा है, यूरोप डिवाइडेड है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैक्रॉन साहब की एक हफ्ता पहले की तकरीर है जिसमें उन्होंने कह दिया कि वी आर नॉट एन अमेरिकन वेसल। उसी वजह से प्रेसिडेंट शी आज वहां पहुंचे हैं। दूसरा सबसे बड़ा यूक्रेन वार को सेटबैक ये है। उसमें अगला सेटबैक ये है, यूरोप के कई मुमालिक आज भी रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तीसरी उसमें जो अगला चौथा पॉइंट है कि बाइडेन साहब की अपने अमेरिका के अंदर पॉपुलैरिटी नहीं, उनकी कोई ग्रिप नहीं है। और बाइडेन साहब कौन है? बाइडेन साहब पिछले 12 साल से, पहले पहले 8 साल वो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं ओबामा के साथ, अब 4 साल हो गए इनको व्हाइट हाउस में। ये कैलकुलेट किए जा चुके हैं पुतिन साहब की तरफ से और प्रेसिडेंट शी साहब की तरफ से। इनको अमेरिका को बहुत अरसा पहले ही इन दोनों सुपर पावर्स ने गिरा लेना था, लेकिन इनको थोड़ा सा गैप मिल गया है कोविड की वजह से, क्योंकि दुनिया जाम हो गई थी उस वक्त। वरना अगर रशिया और चाइना इन दोनों मिलके अमेरिका को गिराना चाहते और यूक्रेन ना होता तो 5 साल पहले ही अमेरिका ने गिर जाना था, और गिर रहा है आज। अगली इसकी सबसे बड़ी यूक्रेन वार की वजह जो है वो गाजा की जंग है। दुनिया इस वक्त सारा फोकस गाजा के ऊपर है। ये भी यूक्रेन वार का एक सेटबैक है। जो उससे अगली बात यह है कि खासकर इस वक्त चाइना ताकतवर है। चाइना इस वक्त अमेरिका से बहुत ज्यादा ताकतवर है अगर देखा जाए, और वो अपने मसल फ्लेक्स कर रहे हैं अपने रीजन के अंदर। आपने देखा होगा किस तरीके से चाइना जो है उन्होंने इंडिया को घेरा डाल लिया है, वहां मालदीव से भी, नेपाल से भी, श्रीलंका से भी, पाकिस्तान की तरफ से भी। तो ये चाइनीज जो है उनका अपना, और फिर नेवल उनकी सुप्रीमेसी है, जिस तरीके से मुसलसल फिलिपीन के जहाजों को वो निशाना बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं उनको साथ पानी के साथ। इस वक्त ऑलमोस्ट फिलिपीन जो है वो हालते जंग में है इस वक्त। तो एक तो चाइना, फिर उसके बाद वेस्टर्न जो है कंट्रीज, इन्होंने दूसरे अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ा ये मारा है कि इन्होंने पहले सारे एग्स एक बास्केट में डाले थे भारत के, लेकिन अब परेशान है इस वक्त, अब उसके खिलाफ एक कंपेन शुरू कर रखी इन्होंने, चाहे कनाडा हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो। ये भी एक इसका इनको इनके हक में नहीं जाता। उसके बाद अगला एक सबसे बड़ा जो एलिमेंट है 7वां नंबर पे, अमेरिका के पास असला ही मौजूद नहीं है, ना यूक्रेन को देने के लिए और ना ही इजराइल को देने के लिए। उसमें फिर आपकी लॉटरी निकली है। आपके पास जो असला पड़ा था आपने अमेरिकन को वो बेचा, आपने डॉलर लिया आईएमएफ से, आपने सपोर्ट दी। तो उससे नजर ये आता है अमेरिका के पास असला नहीं है, इन्वेंटरी असले की नहीं है। उसके बाद जो 8वें नंबर पे जो जब आपने गाजा में गए हैं, ईरान ने अपने मसल फ्लेक्स किए हैं अपने प्रॉक्सीज के जरिए रेड सी के अंदर और इराक के अंदर। उससे भी आपका जब उनका फोकस उस साइड पे गया है तो उसका सेटबैक भी जो है यूक्रेन वार पे हुआ है जाके, क्योंकि दुनिया की तवज्जो रेड सी पे चली गई, ट्रेड पे चली गई। ये भी एक उसका इशू है उसका। दूसरा उसका सबसे बड़ा एक फूड सेफ्टी इशू है। तीसरा इसके ऊपर जो एक अगला पॉइंट मैं कह रहा हूं, नेटो कमजोर है, नेटो डिवाइडेड है, यूरोपियन यूनियन डिवाइडेड है। इस वक्त अगर देखा जाए तो यूक्रेन की जंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका लड़ रहा है, दूसरी दुनिया उसको सीरियस ले ही नहीं, दूसरी दुनिया उसमें सीरियस नहीं। अगला एक जो सबसे बड़ा पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि जो कुछ भी इस वक्त दुनिया में होना है यूक्रेन जंग के हवाले से, वो इन 6-7 महीनों के अंदर होना है। उसके बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना बांसुरी बजेगी यूक्रेन की, ना बांसुरी बजेगी गाजा की। दोनों चीजें चाहिए। तो ये सारे इसके सेटबैक्स हैं चीमा साहब। और लेकिन इसमें अगर देखा जाए आज, उसके बाद दूसरे इस वक्त एलिमेंट न्यूक्लियर हवाले से, एक तो जो रशिया है वो ना सिर्फ ये अपनी टेक्टिकल एक्सरसाइज कर रहा है, वो स्पेस के अंदर भी एटॉमिक अपना स्टेशन बनाना चाहता है, और वो अपने इनके अमेरिकन सैटेलाइट्स जो हैं उनको वहां से तबाह करने की सलाहियत अपनी इंक्रीज करना चाहता है। अमेरिकन परेशान है इस चीज पे, परेशान होना भी चाहिए,
कौम जब जज्बे खत्म हो जाए, कौम के अंदर नेशनलिज्म खत्म हो जाए, जब बच्चों को पढ़ाया जाए कि अमेरिका इज अ बैड प्लेस टू बी, जब बच्चों को यह पढ़ाया जाए कि मैथ रेसिस्ट है, फिर यही होता है जो आज हो रहा है अमेरिका के साथ। होना चाहिए मेरे ख्याल में। जब भी चीमा साहब सुपर पावर्स गिरती हैं, एक्सटर्नल थ्रेट से नहीं गिरती, इंटरनल थ्रेट से गिरती है। लोग खुद शिकस्त तकसीम अपनी तस्लीम कर लेते हैं। इस वक्त अमेरिकन बच्चे जो हैं वो बोर हो चुके हैं। वो कहते हैं we want to be like Cuba, we want to experiment North Korea, we want to get high। हम बोर हो जाते हैं, फिर वो नशे करते हैं। इस वक्त हेरोइन अपनी आपकी कोकेन, सारे नशे इस वक्त लीगलाइज किए जा चुके हैं और ज़ॉम्बी टाउन बन चुके हैं चीमा साहब। अमेरिकन सिटीज ज़ॉम्बी टाउन्स हैं इस वक्त। पढ़ना लिखना उन्होंने क्या, आज वॉशिंगटन डीसी से 2 कौमें निकाल दी जाए, अमेरिका शाम को बैंकरप्ट हो जाए। वो 2 कौमें कौन सी? इंडिया और इजराइल। आज यहूदी छोड़ दें वॉशिंगटन डीसी और इंडियन छोड़ दें वॉशिंगटन डीसी, शाम को ये बैंकरप्ट हो जाएंगे। आप देख लें इसका। इस वक्त अमेरिका की हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन और इनकी कॉर्पोरेशन इज रन बाय इंडियंस। क्यों? वजह क्या है? मैथ रेसिस्ट। ये स्मोक वीड करेंगे या कॉर्पोरेशन चलाएंगे? क्या वजह है? बहुत बड़ा सीक्रेट है इसके अंदर। तो चीमा साहब, ये जो सहारे, आखिरी सहारे हैं इस वक्त, जो इंडियन अमेरिकन, भारतीय अमेरिकन और जो ज्यूज इस वक्त चला रहे हैं, ये तिनकों के सहारे। ये कब तक खड़े रहेंगे? डॉक्टर साहब, आप जब ये बात करते हैं कि इजरायली और इंडियन छोड़ जाएं, डॉक्टर साहब आपको नहीं लगता आप बहुत ज्यादा ओवर सिंप्लीफाई कर जाते हैं? इजरायली और इंडियन किन यूनिवर्सिटियों में काम करते हैं या किन यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं जो अमेरिकन ने बनाई हैं? किन ऑर्गेनाइजेशंस में करे हैं जो अमेरिकन ने खड़ी की हैं? किन ऑर्गेनाइजेशंस के सीईओ हैं जो ऑलरेडी अमेरिकन ने किए हुए हैं? सो वो जो बाइडेन अगले दिन कह रहा था कि हमारी डाइवर्सिटी ये है कि हम जो दुनिया का टैलेंट है उसको लेते हैं, उसको एम्पावर करते हैं और वो हमें बेस्ट ब्रेन, हमारे लिए अच्छे अच्छे आइडियाज लेके आते हैं। हम उनको साल का तो 5 मिलियन 10 मिलियन डॉलर देते हैं और उससे हम जो है को 10 अरब डॉलर कमाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आप ये ज्यादा स्मार्ट स्ट्रेटजी है कि एक एम्प्लॉय को 10 मिलियन 25 मिलियन 30 मिलियन डॉलर सालाना देके एक अच्छे दिमाग को उससे अरबों डॉलर कमा ले? तो आप या तो होना कि इन इंडियन और इजरायलियों ने यूनिवर्सिटियां खड़ी की हों, बिजनेस खड़े किए हों, तो आप नहीं समझते ये आप ओवर सिंप्लीफाई कर जाते हैं सर? चीमा साहब, सपोर्टिंग आर्गुमेंट। इस वक्त दुनिया के सबसे ज्यादा स्टार्टअप किस कंट्री से शुरू हो रहे हैं? इजराइल से शुरू हो रहे हैं। अमेरिका से क्यों नहीं शुरू हो रहे स्टार्टअप्स? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सारे स्टार्टअप वहां से हो रहे हैं। यहाँ पे जितने ज्यादा सैटेलाइट्स की चीजें सारी वहां से आ रही हैं। दूसरा, मुझे ये बताया, आपको पता है इस वक्त आधे से ज्यादा सैटेलाइट्स दे ओन बाय द इलॉन मस्क, एंड हु इज इलॉन मस्क? साउथ अफ्रीकन, अमेरिकन नहीं। चीमा साहब, दूसरी बात, अगली मैं बात आपसे करना चाहूंगा। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के सीईओ ने जाके इंडिया में कहा है हम 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट पैदा करेंगे 1 साल में। अमेरिका में क्यों नहीं पैदा कर रहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट? वजह ये है यहाँ पे बच्चों ने पढ़ने छोड़ दिया। चिंबा साहब, आप और मैं दोनों इकट्ठे हार्वर्ड में गए थे, वहां आपको कोई अमेरिकन नजर आता था पढ़ता? वो सिर्फ इंडियन बैठे थे और चाइनीज बैठे थे वहां पढ़ने के लिए। चीमा साहब, जब कौम को खुद बताया जाए, ओबामा साहब का तोहफा सबसे बड़ा इस कौम का ये है, हमेशा कहते थे कि यू हैव बीन रनिंग द वर्ल्ड फॉर 400 years, नाउ इट्स टाइम टू लेट्स सी चाइना राइज। बाइडेन साहब अपनी कैंपेन में कहते रहे कि चाइना इज गुड फॉर अमेरिका, चाइना इज गुड फॉर अमेरिका। इनका बच्चा उनके बोर्ड के ऊपर चाइनीज कंपनियों के बोर्ड पे रहा है, उसने पता नहीं कितने बिलियन डॉलर चाइना से कमाए। चीमा साहब, दर हकीकत मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूं, बिल्कुल बात ठीक। लेकिन इस वक्त यहाँ चीजें बनना बंद क्यों हो चुकी हैं? भारत क्यों सारा फार्मस, दुनिया की फार्मेसी क्यों बन चुका है? आप इनको मसला है, चीजें इनको, इसको इशू है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड इनको जो चाहते थे एफडीए वाले, वो स्टैंडर्ड नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आपके पीटा ने कहा था जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करना, इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करना, वो सारा कुछ इंडिया चला गया। आज इन्वायरमेंट की नजर में आपके जो ओबामा के बच्चे हैं, इन्वायरमेंट यहाँ पे सारी मैन्युफैक्चरिंग बंद करके उन्होंने चाइना भेज दी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्वायरमेंट खराब हो रही है। चीमा साहब, हर काम के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, कुछ उसके फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। लेकिन अगर आप मैथ को पढ़ना छोड़ देंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? कहां जाएंगे? दुनिया में आप सर्वाइव कर पाएंगे?
अब फ्यूचर के अंदर आज सबसे बड़ी खबर ये है कि इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ F-16 जहाज बनाया है, एक ऐसा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्पोर्ट उसको हासिल है। मैं गारंटी कर देता हूं उसको बनाने वाले इंडियन होंगे, मैं गारंटी कर देता हूं। इनके पास क्या है? ये तो नशे में पड़े हैं। मैं किसी वक्त बल्कि प्रोग्राम करूंगा, मैं साथ वीडियोस के साथ और तस्वीरों के साथ आपके देखने वालों को मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त अमेरिकन यंगर जनरेशन कर क्या रही। चीमा साहब, आज की खबर है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर जो एहतजाज करने वाले हैं उनमें स्टूडेंट है ही कौन है। $7800 पर डे का हायर करके वहां लोगों को पर पर्सन $7800 दिया गया है 8-8 घंटे के एहतजाज के लिए लोगों को हायर करके लाए। ये कौन दे रहा था सर? चीमा साहब, इस तरह नहीं होता। ओबामा विनिंग, अमेरिका लूजिंग। चीमा साहब, जब खत्म होने पे आनी होती है ना चीजें, बिल्कुल इस तरह होती है जिस तरह आज हो रहा है कि जंग आपके कंट्रोल में नहीं है। आपकी गवर्नमेंट सारी $95 बिलियन में से $60 बिलियन आपने इजराइल की जंग के लिए दिया है। असला जो चल रहा है वो आपका चल रहा है, लेकिन इधर जाके वो कहते हैं अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका डेथ टू अमेरिका, डेथ टू अमेरिका। हमास के झंडे जलाए जा रहे हैं, झंडे लगाए जा रहे हैं, अमेरिका के झंडे जलाए जा रहे हैं। चीमा साहब, दर हकीकत जब कौम खुद ही टावल फेंक दे के दिस इज हम नहीं, जब ज़हनी तौर पर आप हार तस्लीम कर लें, शिकस्त अपनी तस्लीम कर लें, तो फिर रशिया को न्यूक्लियर टैक्टिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। बाइडेन साहब ने, ओबामा ने चिट्ठी लिख के भेजी है जो आज बाइडेन साहब ने पढ़ दी है। मैं आपको बताने वाले कहूंगा, मैं पहले भी कह चुका हूं, 12 साल कंट्री को ओबामा चला रहा है। आपका क्या हाल है? पुतिन को नहीं पता? सारी दुनिया ने अगले दिन देखा कि इस बंदे ने, बाइडेन साहब ने प्रॉम्प्टर के ऊपर से जब पढ़ रहे थे उसमें लफ्ज पाज लिखा हुआ था, तो पाज भी पढ़ रहे बाबा बाबा कहते पाज लिखे। आपका क्या ख्याल है? पुतिन नहीं, ये रशियन और चाइनीज नहीं देख रहे इसके स्टेट ऑफ माइंड इस बंदे की क्या है? किसी फॉरेन लीडर के साथ बैठता है तो नीचे सारा ओबामा ने लिख के भेजा होता है ये पढ़ना। तो आपका क्या ख्याल है? दुनिया के जहां जो एम्बेसडर बैठे हैं, जो वो साइफर नहीं लिख रहे। इमरान खान को साइफर नजर आता है। एजेंसियां केजीबी मर गई तो ख्याल जो छोले भेज दे पे, चाइनीज जो पकौड़े तल दिन पे 30,000 उन्होंने बंदा भेज दिता अमेरिका के बॉर्डर पर। चीमा साहब, ये इस तरह गेमें होती नहीं है आज। और आपका क्या ख्याल है? पुतिन को नहीं पता कि मैंने जो कुछ अचीव करना है 10 महीने में, 8 महीने में अचीव करना है, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत गया, वरना जीतने देने ही नहीं इन्होंने। अमेरिका टुकड़े हो जाएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप को नहीं जीत देगा, ये एस्टेब्लिशमेंट टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। इस वक्त बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए जा रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि डोनाल्ड ट्रंप ना कहीं जीत जाए। दुनिया ये तमाशा नहीं देख रही बिल्कुल चीमा साहब कि 3 साल जमहूरियत यहां सोई रही है। 3 साल यहां की जुडिशरी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस सोया रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं था डोनाल्ड ट्रंप को, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं था, फ्रीली घूम रहा था बंदा। जो ही उसने प्रेसिडेंशियल अपने कैंडिडेसी डिक्लेयर की है, 93 केस है उसको। इस वक्त दुनिया ये तमाशा नहीं देख रही कि हिस्ट्री में पहली दफा एक साबिक सदर है, सारा दिन उसको बैठ के लौंडे लपाड़े अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के सारा दिन उसको जलील करते हैं, उसके मॉरल्स को टेस्ट, उसके नर्व्स को टेस्ट कर रहे हैं। दुनिया ये देख नहीं। आपका क्या ख्याल है? पुतिन ये देख नहीं रहा है? प्रेसिडेंट शी देख नहीं रहा है ये कौम किस तरह नीचे जा रही है? 1,87,000 जो स्पेनिश जो इलीगल लोग हैं न्यूयॉर्क के अंदर, जिन्होंने स्टोर भी बंद कर दिए, सारा दिन पुलिस को भी मारते हैं, औरतों को रेप भी करते हैं, और उनको कोई पकड़ने वाला नहीं। आपका क्या ख्याल है? ये रशिया और चाइना ये ड्रामा नहीं देख रहा? नहीं देख रहा, वो सोए हैं। और हकीकत आपको 2 बातें आज दुनिया को बताना चाहूंगा आपके देखने वालों। पुतिन इज अ नेशनलिस्ट रशियन, नेशनलिस्ट है, केजीबी का, कमिटेड टू रशिया, कमिटेड है वो। प्रेसिडेंट शी कौन है? ही इज अ प्रेसिडेंट फॉर लाइफ टाइम, कमिटेड टू चाइना, चाइनीज पॉलिसीज। इसके बगैर कौमें आगे नहीं जा सकती। मोदी साहब कौन है? नेशनलिस्ट है, कमिटेड टू इंडिया है, कमिटेड टू भारत ग्रोथ है। डॉक्टर साहब, ये चीमा साहब, कौमें तरक्की इसके बगैर नहीं कर सकती। ये एक धोखा है, एक फ्रॉड है। और इस वक्त अमेरिकन खुद गिरना चाहते थे, गिर रहे हैं। और ये मजे की बात बता दो, कौमें जब खत्म होने की साइड पे जाती हैं, वो अपने कपड़ों को आग लगा के तो तालियां बजाते हैं, जश्न मनाते हैं, कहते हैं लो लुक एट दिस, हाउ प्रिटी इज दिस फायर इज, वी आर एंजॉयिंग दिस फायर। अपने जिस्म को आग लगा के जश्न मनाते हैं। आप पाकिस्तान 76 साल से ये कर रहा है, डॉक्टर साहब, अपने ही कपड़ों को आग लगा के आप कर्जे पे कर। देखें चीमा साहब, आपका अगर जब IMF का कर्जा अप्रूव होता है, आपका जश्न का समा होता है पाकिस्तान। मुबारक है, और मुबारक भाईजान, पैसे पैसे नारे लगते हैं चीमा साहब, पैसे फूलों की पत्तियां बिछाई जाती हैं। IMF कर्जा आ गया, कर्जा आ गया। तो चीमा साहब, तरह हकीकत इसमें कोई 2 राय नहीं है, फंडामेंटल चीजें हैं। जज्बों के बगैर कौमें ना जंगें जीती जाती हैं, ना कौमें तरक्की कर पाती हैं।
और जो कुछ पुतिन कर रही है, आई जस्टिफाई हिम फॉर डूइंग इट। और उन्होंने करते रहना है जब तक। और दूसरा, दुनिया के सामने सबसे बड़ी मिसाल है इजराइल की। पूरी दुनिया एक साइड पे है, 1.5 मिलियन ज्यूज एक साइड पे है, और जो जो मर्जी दुनिया करती रहे, चाहे अल जजीरा बैन कर दिया जाए, कुछ कर दिया जाए, फला कर, वो अपने हदफ अचीव करते हैं, उसके बगैर वो पीछे नहीं हटते। दिस इज हाउ, इस तरीके से कौमें आगे जाती हैं, कौमें एग्जिस्ट करती हैं, कौमें तरक्की करती हैं। और दूसरी, मैं सब 2 बिलियन मुसलमान ही नहीं, वो तो सारे, मेरा मकसद अफसोस के साथ मैं कोई ऐसा बात नहीं करना चाहता, उनको पता है आज से नहीं, जलीलो ख्वार हो रहे हैं, अपने मुल्कों में है तो वो भी जलील हो रहे हैं जहां रह रहे हैं। आप देख लें सऊदी अरेबिया के अंदर हालात, आप दूसरे इन कंट्रीज के अंदर देख लें, कंट्रीज को इस तरह चलाते हैं जिस तरह बाप की प्रॉपर्टी है। जो अपने मुल्कों में मुसलमान बैठे हैं वो भी जलील हो रहे हैं, जो वहां से भाग के दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं वहां भी जलील हो रहे हैं। पता ही नहीं है ना इस्लाम क्या है, मैथ नहीं करना, बच्चे पैदा करने को अगर आप तरक्की समझते हैं तो फिर आप बड़े तरक्की याफ्ता है, अफसोस के साथ। लेकिन ये कि चीमा साहब, अर्ज करना चाहूंगा, 1.5 मिलियन आबादी के पास 250 से ज्यादा नोबेल प्राइजेस हैं, सारे साइंस के अंदर है। 2 बिलियन मुसलमान मेरे जो भाईजान सुबह शाम जिहाद की ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके पास 15 नोबेल प्राइजेस हैं सिर्फ 2 साइंस के अंदर। तो अगर ये आप यही देख लें तो आपको नजर आ जाता है कि व्हाट इज योर फ्यूचर, व्हाट वाज योर पास्ट। लीडरशिप कहां से आनी? मैं आपके तो मैं लीडरों को लीडर नहीं समझता, करप्ट लोगों की माफिया गैंगस्टर है। अभी तो गैंगस्टर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया डर रही है आपसे, माफिया मांग रही है, सारी दुनिया माफिया मांग रही है आपसे कि खुदा दा ना जाओ, साड़ी जान छो। इसी वजह से सबसे बड़ी चीमा साहब, मैं अगले दिन पढ़ रहा था, मैंने आपके सेगमेंट में कहा था कि राइट विंग इज राइजिंग इन ईस्टर्न इन यूरोप। क्यों, क्या वजह है उनकी? आधे उनकी स्ट्रेटजी है आपकी मुस्लिम इमिग्रेशन से बेजार होकर दुनिया राइट विंग पे जा रही है। हालैंड के अंदर वो जो बंदा मशहूर था, रेसिस तरीन है मुसलमानों के खिलाफ, वो जीत के आगे आ गया, 25%, 24% वोट उसने लिए। आप ये सिर्फ राइट विंग इसलिए हो रहा है वहां पे, आप लोग मुस्लिम इमिग्रेशन से बेजार क्या, माफिया मांग रहे हैं, कहते यार ये की कर रहे हैं, खुदा दा ना। लोग अब प्रपोजल दे रहे हैं कि इनकी सिटीजनशिप इनसे इनकी कैंसिल की जाए। इस वक्त यूरोप में ये भी प्रपोजल चल रही है कि जो ये टेररिज्म में पकड़ा जाए उसकी सिटीजनशिप कैंसिल कर दी जाए। होनी चाहिए मेरे ख्याल में। क्रिश्चियन कंट्रीज में आते क्या लेने हो भाई? अगर इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो तो जाओ सऊदी अरेबिया, जाओ उम्रे करो फ्री, सुबह शाम जूते खाओ फ्री, उम्रे करो, जूते खाओ, गरीब मस्कीन। आपको तो पाकिस्तानियों को सबको पता है कि द सऊदीज और मिडिल ईस्ट में आपको दे डोंट ट्रीट यू एज अ ह्यूमन। वो आपको हाफ ह्यूमन समझते हैं, वो समझते हैं दिस इज हाफ ह्यूमन है आप। गरीब मस्कीन आपको सारा दिन रफीक कहते हैं, या रफीक यल्ला यल्ला, आप खुश होते वो हैं? तो हम कहते हैं मदद, खुश हम होते उनकी मदद करने लगे हैं, रफीक के ताड़ साहब ये तो नहीं, जिस चीमा साहब, जिस कौम को ये ना पता हो कि रियाल के ऊपर अरबी लिखी है उसको फ्रंट जेब में हम डाल सकते हैं, गुनाह तो नहीं है? उस कौम का क्या? शीमा साहब आप मुझे ये बताएं, मैं छोटी सी मिसाल, 76 साल हो गए, 76 साल हो गए। एक बंदा मैंने कल भी कहा था, वो शोफ जो था बंदा, वो कैंसर का इलाज कर रहा था, बाईपास सर्जरियां फूंकों से कर रहा है। एक मुर्शद अंदर बैठा है जो पावर में ही शादी किसी से करने की वजह से जिन्नात के साथ एटॉमिक पावर को चलाता है, जिन्नात के साथ 2018 से लेकर 2023 तक जिन चलाते रहे आपको एटॉमिक पावर। चीमा साहब आप इससे आपका फ्यूचर प्रोडिक्ट, आपका ख्याल दुनिया नहीं कर रही है आपका फ्यूचर। लोग आपसे भी डर रहे हैं, मैं पाकिस्तान से डर रहे हैं। मैं तो समझता हूं इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तानी है ही रहा ही कोई नहीं, सारे बेचारे भाग गए हैं या भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चीमा साहब दुख है, अफसोस है। और खैर चले, बात तो हम अमेरिका की कर रहे थे, लेकिन अमेरिका के हालात भी सवाल करना चाहता हूँ, शी जिनपिंग जो हैं वो जितना फ्रांस गए हैं और फ्रांस उनको बड़ा वेलकम कर रहा है, और शी जिनपिंग ने अमेरिका को तो ये ट्रस्ट नहीं दिलवाया था कि हम रशिया को वेपन नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने फ्रांस को ये ट्रस्ट दिलवाया है कि हाँ हम रशिया को वेपन नहीं देंगे। और खास तौर पे ये जो फ्रांस चाइना के नजदीक हो रहा है, ताड़ साहब आप कैसे देखते हैं इसको अमेरिका के हवाले से? अब यूरोपियंस क्यों अमेरिका से परेशान है, क्यों वो समझते हैं कि ये हमारा ख्याल नहीं कर सकता, और अब वो चाइना के साथ हर कीमत में अपना जो है वो ताल्लुकात को बहाल करना चाहते हैं? कैसे देखते हैं ताड़ साहब ये जो फ्रांस का, और फ्रांस इमर्जिंग एज ए लीडर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, क्योंकि उन्होंने यूरोपियन यूनियन की चीफ को भी साथ बिठाया हुआ है एमैनुअल मैक्रोन ने बात करने के लिए, इसको कैसे देखते हैं? हाउ द अमेरिकन्स विल लुक दीज ऑप्टिक्स?
चीमा साहब अमेरिकन अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं, उनकी सेहत पे अब कोई असर नहीं। टोनी बिल्किन का चाइना का दौरा नाकाम हुआ है, बल्कि बेइज्जती करा के वहां से निकले हैं। उन्होंने क्लियर कहा है, उन्होंने कहा तुसी साडे नाल पंगा लिया, उड़ा के रख लेंगे फड़। और चीमा साहब यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि मैक्रॉन जो है, मैक्रॉन एक तो आपको ये भी पता पिछले साल चाइना खुद गए थे और उसके बाद आज भी जो वो, बल्कि ये दौरा है मैं समझता हूं ये बिल्कुल सही अक्कासी है मैक्रॉन की फ्रस्ट्रेशन की, जो उन्होंने पिछले हफ्ते तकरीर में कहा था कि वी आर नॉट एन अमेरिकन वेसल। ये एक अक्कासी है उसकी। दूसरी एक मैं ये समझता हूं बात कि इस वक्त यूरोपियन ये भी समझ रहे हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता फ्यूचर में अमेरिकन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बिल्ड करेंगे, और अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत गया तो उन्होंने वैसे ही यूटर्न मारना है, नेटो को तो वैसे ही खत्म हो जाना नेटो। उसकी वजह यह है कि नेटो आज की नहीं हार रही है। और सबसे बड़ी मैं जो बताऊंगा मैक्रॉन का खौफ और यूरोपियन यूनियन का खौफ बिल्कुल ठीक है। फॉल ऑफ काबुल के बाद अमेरिका के साथ कौन चलना चाहेगा, जो खुद अपने बच्चों की 11 बच्चों की 17-18 साल की लाशों को उठा के आधे रात को भागे थे वहां से, आधी रात 85 बिलियन का असला छोड़ के भागे वहां से। इस तरह भी कोई भागती है सुपर पावर, इसको आप सुपर पावर कहेंगे? आप परेशान ना हो तो क्या हो, उनको तो नींद नहीं आनी चाहिए यूरोपियन यूनियन। और सही उसने कहा। और दूसरा चीमा साहब आप ये कहते हैं चाइना प्रेसिडेंट शी, मैंने आपको ये कहा था कोई एक चीज तो नहीं, देयर लिस्ट ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट शी। सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं समझता हूं इस सेंचुरी की है जो उन्होंने सऊदी अरेबिया और ईरान की सुलह कराई है बीजिंग के अंदर बैठ के। और मैंने आपको कल बताया कि इस वक्त भी उनका इन्फ्लुएंस ये है कि अल फतह और आपका हमास दोनों आपको बीजिंग में जाके मिल रहे हैं। इससे बड़ा तमाचा अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पे क्या होना है? लेकिन ये कि उनकी सेहत पे असर ही कोई नहीं। चीमा साहब जब आप नशे में हो, आप चीमा साहब दर हकीकत लोगों को शायद अंदाजा नहीं है, वीड एक ऐसी चीज है मरवाना, अगर वो पी ली जाए ज्यादा उसकी पी ली जाए तो उसका बड़ा असर होते हैं। बिल्कुल इस वक्त यही समझ लें कि अमेरिका रोज डेली बेस पे दिन में 3 दफा वीड पी रहा है। बिल्कुल इसी तरह बिहेव कर रहा है अमेरिका। एग्जैक्टली राइट, एग्जैक्टली। उसको कोई पता नहीं, कपड़े फट रहे हैं, आग लग गई है, ज़ॉम्बी बन चुका है इस वक्त पूरा अमेरिका। कोई पता ही नहीं उसको क्या हो रहा है, कोई नॉट एट ऑल, एंड दे डोंट केयर, दे डोंट केयर एट ऑल। इनको ये नहीं पता चीमा साहब डी डॉलराइजेशन शुरू हो चुकी है। ब्रिक्स ने जिस दिन अपनी करेंसी बना ली, इनके बच्चे बीजिंग में ऊबर चलाएंगे, डोर डैश डिलीवरी करेंगे। अमेरिकन, व्हाइट अमेरिकन I'm talking about, I'm not talking about मैं कौन सा अमेरिकन हूं चीमा साहब, मैं तो कहीं से आया हूं खुद। ये जो लोग इस वक्त हमास के झंडे लहरा रहे हैं, अमेरिका का झंडा जला रहे हैं, ये डोर डैश चलाएंगे। उसकी वजह ये है कि जिस दिन डी डॉलराइजेशन शुरू हो गई, करेंसी इनका फॉरेन रिजर्व किसी और करेंसी में आए, नंबर 1। दूसरा तेल का ट्रेड किसी युआन में, जिस तरह मैंने आपको कहा पेट्रो युआन शुरू हो चुकी टर्म। जब वो होगी तो फिर आप देखेंगे कि इनके हालात क्या होते हैं। और ये चाहते हैं, ये खुद चाहते हैं, बोर हो चुके हैं ना। ये कहते हैं ना अमीर लोगों के बच्चे बोर हो जाते हैं ना, जब रहते बड़े बड़े मैंशंस में, महलों में है, लेकिन नशा करेंगे रोजाना शाम को क्योंकि बोर हो चुके हैं। कभी इन्वायरमेंट पे अपने कपड़े फाड़ लेंगे, कभी गे लिस्बियन बन जाएंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे। एग्जैक्टली दे आर गोइंग थ्रू द सेम इश्यूज विद इट। लेकिन चीमा साहब इस वक्त अगर देखा जाए तो लेकिन उसमें अच्छा यूरोप डिवाइडेड है। प्रेसिडेंट शी जब गए हैं फ्रांस में, यूरोप डिवाइडेड है। जर्मनी नहीं आया वहां पे मिलने के लिए उनको, प्रेसिडेंट शी को। और उसके बाद डी कपलिंग की बात की गई है कि डी कपलिंग करना ठीक है, जो टर्म आपने देखा होगा दुनिया डी कपलिंग कर रही है चाइना से, उसमें बात हुई है। मैक्रॉन साहब ने कहा है हम डी कपलिंग नहीं करेंगे, लेकिन वी आर इंटरेस्टेड इन लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड आप किस तरह ले लेंगे? मेरा मैक्रॉन साहब भी बच्चे हैं, आपका $79 बिलियन का ट्रेड है चाइना के साथ। फ्रांस में असेंबल क्या होता है जो आपको लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए? कोई है चीज आपके पास वहां फ्रांस में भेजने के लिए? सबसे बड़ी आपने मुसलमान इमिग्रेशन कर करके जो अपने कपड़े फाड़ लिए हैं, आप तो वैसे सड़क पर आने वाले बड़ी थोड़े अरसे में। फ्रांस में कोई मुझे चीमा साहब बता दें कोई प्रोडक्ट आप ऐसी इस्तेमाल कर रहे हो जिंदगी में जो मेड इन फ्रांस हो। मैं तो कोई चीज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ जिसके ऊपर मेड इन फ्रांस का ठप्पा लगा हो। तो ये कहते हैं चाइना को लेवल प्लेइंग, इंडियन राफेल है। तार साहब वो तो उन्होंने लिया। तार साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है तार साहब मुर्शिद पाक के हवाले से। आज वो पीटीआई जो कहती थी अमेरिका एब्सोल्युटली नॉट, ये वो आज अमेरिकन एम्बेसडर से मिले हैं, वो इधर अमेरिकन एम्बेसडर मिले उनसे और वो गए हैं
और तीन नीचे मिले। वो बड़ी गप्पे-शप्पे लगी हैं, सुना है। अब वो जो वीडियो आई है उसमें तो कोई इतनी माहौल टेंस ही लगा है, लेकिन आप कैसे देखते हैं यूएस एम्बेसडर की मीटिंग? वो चाहते होंगे कि आपने ये जो अमेरिका के खिलाफ इल्ज़ामात लगाते हैं, इस पे ये अपनी रेटरिक बंद करें, इमरान खान को समझाएँ और कि वो शायद ये कैसे देखते हैं इस मुलाकात को? सबसे पहले तो मैं मुर्शद का माजी बयान करना चाहूंगा। जो जो स्टेटमेंट इन्होंने दी है कि हम इनको मिले हैं, थ्रू प्रॉपर चैनल मिले हैं, फॉरेन ऑफिस को पता था हम मिल रहे हैं, और हमने कोई बोंगी भी नहीं अंदर जाके मारी, इन्होंने तो यही कहा है। लेकिन चीमा साहब, मैं बताना चाहूंगा कि डिप्लोमेट्स जो होते हैं वो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को मिलते रहते हैं, दिस इज अ नॉर्म, नंबर वन। लेकिन क्योंकि मुर्शद पाक है ना, जिस तरह देखे ना, वो खुद सियासी आदमी नहीं है, जमहूरियत का उन्हें नहीं पता, सियासत का उन्हें नहीं पता। अपने दौर में खुद बार बार ये कहते थे कि दूसरे एम्बेसडर अपोजिशन पार्टियों के लोगों से क्यों मिलते हैं। ये मुर्शद की स्टेटमेंट है, ये खिलाफ थे इन चीजों के। ये कहते थे कि मेरे एमएनए को बुला बुला के ये पैसे दे रहे हैं, इसी अमेरिकन एम्बेसी को, इसी अमेरिकन एम्बेसी पे मेरे मुर्शद का इल्जाम था कि इन्होंने पैसे दिए मेरे मेरे एमएनए को बुला के, आज जाके खुद मिल रहे। लेकिन क्या जंगल के बादशाह अंडे दें बच्चे ने। भाई पीर मुर्शद का क्या होता है? पीर तो इस तरह ही करते हैं ना चीमा साहब, किसी को गाली दे दी, किसी को थप्पड़ मार दिया, कौम फिर भी खुश होती है। पीर साहब ने डंडा मारिया, कहते तू तो तर गया भाई, तेन पीर साहब ने डंडा मारिया। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ? ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਕਿਆਵਲੀ 2 ਦਾ ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ सीन चल रहा है इस वक्त। और चीमा साहब, दिस इज हाउ इट इज। लेकिन मुझे आज मैं इत्तेफाक हुआ है कि इस वक्त आपके प्राइम मिनिस्टर साहब जो है, इंडियन चैनल्स के ऊपर बड़ा उनका वायरल हो रही है चीजें कई, जो उन्होंने पहाड़े गलत पड़े हैं, टैक्स दहिंदा उनका, उन्होंने गलत कोई गलत चीज हिसाब किताब कर दिया, टैक्स ना दहिंदा उनके ऊपर। और उस पर वो बड़ा इस वक्त इस वेरी पॉपुलर इन इंडिया के, इनको हिसाब किताब भी नहीं आता, तो फिर वही है। लेकिन मैं कल इस पे आपके साथ मैंने जो की थी बात, कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को तो ये नहीं पता होता जहाज लैंड कहाँ करेगा। तो इस तरह की चीजें तो हमारे इस कल्चर का हिस्सा है। लेकिन चीमा साहब, अफसोस है कि पाकिस्तान के अंदर ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और ना उस पर कुछ सीरियस है, ना आपकी जुडिशरी के हालात हैं। आज आपके काजी फायज ईसा साहब ने फैजाबाद धरने के बारे में भी आपने जो इन्वेस्टिगेशन थी उस पर तहफुजात का उन्होंने इजहार किया है। फिर उसके बाद आपके जजों की एक्सटेंशन के बारे में आपकी चीजें इस वक्त चल रही हैं। और उसके बाद भारत वाली साइड पे जो बॉर्डर पे जो टेररिस्ट अटैक पुंछ एरिया में हुआ है, वहां से भी हीट और प्रेशर आ रहा है आपके ऊपर। टीटीपी का प्रेशर पहले मौजूद है। मियाँ साहब चाइना पे अपने दोते को लेकर चले गए हैं, वहां पे चीजें चल रही हैं। और एक सूबे के अंदर बिल्कुल आप गिरेबान एक दूसरों के पकड़े हुए हैं, क्योंकि जो आपके दोस्त जो है, खासकर जो गवर्नर बने हैं कुंडी साहब, उनकी तकरीब हल्फे वफादार जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, उसके अंदर चीफ मिनिस्टर नहीं आए कोई भी हैं, नहीं आया। उनके अंदर उनके कोई वजीर नहीं और आया वो है, उन्होंने कह दिया है कोई नहीं। कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने आज कहा है कि मैं अपने गार्ड्स के लिए भी बुलेट प्रूफ गाड़ियां लूंगा। अगर मैं बुलेट प्रूफ में बैठूंगा तो मेरा गार्ड भी बुलेट प्रूफ में बैठेगा। वो को आम आदमी है। ये आज उन्होंने कहा करोड़ों रुपए की गाड़ी आती है, एक बुलेट प्रूफ गाड़ी को 15-20 करोड़ की आती है। तार साहब, ये तार साहब, ये क्या, ये गंडापुर साहब जो है। चीमा साहब, आपके पास पैसे ही बहुत ज्यादा है। नहीं, जो पैसे ही आपके पास बहुत ज्यादा है, मैं हैरान हूं। काकड़ साहब की स्टेटमेंट थी गंदम के, हम पिछली दफा बात कर रहे थे गंदम के स्कैंडल पे। उन्होंने $1 बिलियन की गंदम को उन्होंने कहा ये चाय के कप के अंदर तूफान है। किसी को उन्होंने कहा था आप $1 बिलियन के लिए इतने परेशान हैं? तो $1 बिलियन तो आपका प्राइम मिनिस्टर जेब में डाल के फिर रहा होता है। $1 बिलियन डजंट मैटर। आप कह रहे हैं बुलेट प्रूफ, पैसा ही बहुत है आपके पास। आप दर हकीकत, लेकिन आपका ये, आपने आपके सारे लुटेरों ने पैसा कहां कहां रखा हुआ है? अपनी बेसमेंटों में कैश रखा है। लंदन, आपने दुबई आधा खरीद लिया है, आधा लंदन खरीद लिया है, आधा टोरंटो खरीद लिया है। लेकिन आपके अवाम जो है वो सुबह खा लेते हैं, शाम की फिक्र पड़ जाती है। लोग बच्चे बेच रहे हैं। पुलिस अब खारियां के अंदर जो आपके वो ट्रांसजेंडर एक वाकया हुआ है, उसको देखिए। तो दर हकीकत एक, you are not a nation anymore. You are bunch of mafias together living in the certain geographic area. That's what it is. You have lost the title of a nation, matter of fact, or a country. देखे ना, कंट्री और नेशन के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशन, बाउंड्रीज, रेट ऑफ गवर्नमेंट,
करेंसी, एक करेंसी चले, वो आपकी नहीं चल रही। ईरान के अंदर भी बॉर्डर बलूचिस्तान में ईरान की करेंसी चल रही। फिर उसके बाद आप देख लें, आपके कोई रेट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, सूबे एक दूसरे की, अच्छा मरकज को, फेडरल जो आपके सूबे हैं वो आपकी मरकज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, उसके साथ चल ही नहीं रहे। हाउ कैन यू कॉल योरसेल्फ अ कंट्री टू बिगिन विद? कैन यू जस्टिफाई? फिर दुनिया क्यों रिस्पेक्ट करेगी आपसे बात कौन करेगा जब आप कंट्री, बहसीत कंट्री यू आर लूजिंग एवरीथिंग, यू हैव लॉस्ट द टाइटल ऑफ अ कंट्री, हाउ कैन यू डू दैट? आप देखें ना, सूबे आपकी रेट ऑफ गवर्नमेंट नहीं मान रहे, फिर बॉर्डर आपके कंट्रोल में नहीं है, दो करेंसी आपके कंट्रोल में नहीं है, करप्शन आपके कंट्रोल में नहीं है, जुडिशरी का पता ही नहीं है, 140 से नंबर पर है वो हालात का, ना अपॉइंटमेंट है, ना सीनियरिटी को लिस्ट है, ना कुछ है। चीमा साहब, दर हकीकत फिर यही एक वजह है कि हमारे जैसे लोग फिर आज से 35 साल पहले जान बचा के भागे थे। और आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा चीमा साहब, हमेशा ये मैं अमेरिकन फ्लैग ऊपर, चाहे जो कुछ भी होगा या जो कुछ हो रहा है, चाहे ज़ॉम्बी लैंड बन जाए, मेरा मरना जीना इनके साथ ही। उसकी वजह यह है, पीछे नहीं रहा है, पीछे बिल्कुल ही नहीं रहा है, साईं वारस ही कोई नहीं, ये वजह है। तो लेकिन चीमा साहब देखें, आप जैसे दोस्त वहां बैठे हैं तो उनके लिए दर्द भी है, तकलीफ भी है, सोच भी है, परेशानी भी है कि व्हाट इज द फ्यूचर। सही कह रहे हैं तार साहब। आज काफ़ी बातें हुई हैं, हमने इंडिया जो, अब देखते हैं ये पुटन साहब को चला ही ना दें। तार साहब दुआ कर रहे हैं हालात ठीक रहें, वो शुरली ना चला दें पुटन साहब, उनकी भी टेंशन है, अगर वो न्यूक्लियर का चला दें। पूरी दुनिया इस चीमा साहब दुनिया के पास 6-7 महीने हैं, क्योंकि उसके बाद भी रहना तो इन्हें नहीं है, ओबामा ने ही जीतना है इलेक्शन। लेकिन दुनिया के पास एक थोड़ा सा वहम है, एक भरम सा शायद, एक जो इलेक्शन, फेयर इलेक्शन तमाशा, कि शायद अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो ये जो कुछ हमने अचीव करना है, प्रेसिडेंट शी ने भी अचीव करना है, तो 6-7 महीनों में करना है, पुतिन ने भी जो करना है 6-7 महीनों में, तभी ये चीजों के अंदर सख्ती आती जा रही है, उनके टेक्टिकल एक्सरसाइजेज और प्रेसिडेंट शी के दौरे बढ़ रहे हैं, मसल फ्लेक्स कर रहा है चाइना साउथ एशिया के अंदर। तो ये सारी चीजें एक वो भी है एक फैक्टर, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे इलेक्शन फेयर होंगे और किसी कीमत पर भी डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन जीतने की इजाजत दी जाएगी थ्रू एस्टेब्लिशमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, एफबीआई, सीआईए, ये सारा कुछ इनके जोर लगा है। देखते हैं तार साहब क्या होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग ईयर है अमेरिका के लिए, और इलेक्शंस आ रहे हैं, देखते हैं कि क्या बनता है वहां पे। थैंक पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल। पूरी दुनिया के लिए वेरी और वो सेंसिटिव बात, है। बल्कि सबसे बड़ी बात, मैंने बड़े केयरफुली सुना है, डॉक्टर जयशंकर साहब ने अगले दिन इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि दीस कमिंग 5 years आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यस, एंटायर वर्ल्ड। मैं हमेशा आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय डॉक्टर जयशंकर, वेरी विजनरी स्टेट्समैन। मैं उनकी चीजों को बहुत सीरियस लेता हूँ। दूसरा उनका तजर्बा जो है फॉरेन सर्विस में, तो व्हाटएवर ही हैज सेड इट मस्ट हैव वेट, मस्ट हैव सम रिसर्च बिहाइंड इट। तो वो बड़ा सुनने वाली बात है उनकी। तो अगले 5 साल दे आर वेरी क्रूशियल फॉर द एंटायर सही वर्ल्ड, कह रहे हैं। फॉर द पीस, फॉर द ग्रोथ, फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और सारा कुछ, चाइना और रशिया अलायंस, भारत का राइज, ऐसे यू कैन नॉट टेक द रोल आउट ऑफ इट मैच, यू कैन। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। थैंक यू वेरी मच तार साहब। सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। बड़ा मजा आया वंस अगेन बात करने के बाद। थैंक यू।